ऐसे करके हमारे पास पेशेंट आते हैं, तो हम लोगों को किस तरह से उसको डायग्नोज करना चाहिए और क्या करना चाहिए, ये सब जानना बहुत जरूरी है। अगर हम लोग मॉडर्न का अगर देखते हैं कि मॉडर्न साइंस में अवेस्कुलर नेक्रोसिस के बारे में क्या बताया है, तो उसको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम व्याधि को अच्छे से समझ जाएंगे तो लोगों को चिकित्सा करना बहुत ही आसानी हो जाएगी। तो हम लोग ना ये एक ना अवेस्कुलर नेक्रोसिस है, ये मैं पहले तो मेन मेन कौन कौन सी व्याधियों को हम लोग इसमें कंसिडर कर सकते हैं वह मैं बताऊंगा। और उसके बाद में मैं आप लोगों को हम लोग चिकित्सा कैसे करें, इसको अंशांश कल्पना से कैसे समझे, संप्राप्ति क्या होती है, वह मैं आप लोगों को विस्तार से बताने के लिए आऊंगा। तो इसमें क्या होता है कि अवेस्कुलर नेक्रोसिस होता है ना, इसमें बहुत ज्यादा जहाँ पे हेड होता है फीमर का, वहां पर अवेस्कुलर नेक्रोसिस करके पेशेंट आते हैं हमारे पास, मॉडर्न का डायग्नोसिस करके आते हैं, और वहां पर एमआरआई रिपोर्ट करके सीटी स्कैन करके आते हैं पेशेंट। तो उसमें हम लोगों को ना बहुत सारे व्याधियों का लक्षण दिखता है। तो कभी कभी यह अस्थि का कुष्ठ दिखता है, मतलब जो फीमर है उसका जो हेड है उसका कुष्ठ दिखता है, अस्थिगत कुष्ठ, इस तरह का हमें सिम्टम दिखता है। कभी कभी अस्थि मज्जागत कुष्ठ दिखता है हमें। सारे सिम्टम्स जो हम लोग देखेंगे ना, अस्थिगत कुष्ठ, अस्थि मज्जागत कुष्ठ, सारे यहाँ पर मैच होते हैं, ऐसा दिखता है। कभी कभी यहाँ पर अस्थि की विकृति दिखती है, कभी कभी अस्थि की विकृति दिखती है, मतलब बोन एब्सेस जो बोलते हैं वह दिखता है, अस्थि की विद्रति दिखती है हमें। उसी तरह से अस्थि का कभी कभी राजयक्ष्मा दिखता है, मतलब वहां पे शोष हुआ रहता है, अस्थि सूखा हुआ रहता है। तो इस तरह से, और यही चीज मैच होता है अवेस्कुलर नेक्रोसिस, मतलब वहां पे ब्लड सप्लाई बंद हो गया है, ऑक्सीजन का सप्लाई बंद हो गया है, ऐसे ही सिम्टम्स हमें भी, मतलब जो मॉडर्न साइंस बोलता है वही चीज हमें यहाँ पे अस्थि धातु का क्षय या राजयक्ष्मा ऐसा मिलता है। मतलब या फिर बोन टीबी जो बोलेंगे, बोन टीबी हमें, बोन का ट्यूबरकुलोसिस, ऐसे सिम्टम्स हम लोगों को दिखते हैं। कभी कभी आघातज संप्राप्ति रहती है, इंटरनली उसका मैनिफेस्टेशन हो जाता है, वहां पे रक्त संचरण बंद हो जाता है, और आघातज इंटरनल व्रण, इस तरह से हम लोग डायग्नोसिस करते हैं। हमें ना हेतु देखना है कि किस तरह से अवेस्कुलर नेक्रोसिस ये कंडीशन पेशेंट को हुई है, क्यों हुआ है, हेतु क्या है, और संप्राप्ति कैसे बनी। अगर आघात जन्य है तो आघात जन्य इंटरनल निज व्रण ही रहेगा, आगंतज मतलब आघात जन्य आभ्यंतरिक जो व्रण बोलेंगे वही रहेगा। उसी तरह से आमवात, कभी कभी ना आमवात की सारे कंडीशन हो जाते हैं, तो उसकी वजह से आम जाके संचित हो जाते हैं, और श्लेषक कफ जो रहता है वह ना अपना स्थान छोड़ के चला जाता है, और वहां पर अवेस्कुलर नेक्रोसिस, क्योंकि आम ने स्त्रोतोरोजन्य संप्राप्ति की है, उपस्तंभित वायु है, और वह ब्लड सर्कुलेशन, रस और रक्त को जाने नहीं दे पा रहा है, इसलिए ये प्रीणन कार्य नहीं हो पा रहे, जीवन कार्य नहीं हो पा रहे, और जो रस रक्त मांस में दस्ती मज्जा शुक्र, ये सब कार्य नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए अवेस्कुलर नेक्रोसिस ये कंडीशन आ जाती है। इसी तरह से कभी कभी वात रक्त की संप्राप्ति मिलती है, जैसे वायु और रक्त ने आवरण कर दिया है, और वहां आघात भी रहता है और वात रक्त की पूरी संप्राप्ति रहती है, तो यह अवेस्कुलर नेक्रोसिस में यह भी व्याधि को हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए। इसी तरह से कभी कभी फीवर आता है, और फीवर होके सन्निपातावस्था आती है, और संदिग्ध सन्निपात, मतलब जो ज्वाइंट्स में होके सन्निपात के जो लक्षण है, सन्निपात का एक टाइप है संदिग्ध सन्निपात, वह लक्षण दिखने लगता है। तो हमें ना जब हम चिकित्सा करते हैं, जैसे अस्थि का कुष्ठ है तो उसकी चिकित्सा थोड़ा चेंज हो जाएगा, अस्थि मज्जागत कुष्ठ है उसकी चिकित्सा अलग हो जाएगा, अगर अस्थि की विद्रदि है तो उसकी चिकित्सा अलग हो जाएगा, जब राजयक्ष्मा है अस्थि का तो उसका चिकित्सा अलग हो जाएगा, जब आघातज इंटरनल व्रण है उसकी चिकित्सा अलग हो जाएगा, उसी तरह से आम वात जन्य संप्राप्ति है उसकी चिकित्सा अलग हो जाएगा, वात रक्त है तो उसकी चिकित्सा अलग हो जाएगा, संदिग्ध सन्निपात है उसकी वजह से वेस्कुलर नेक्रोसिस हो गया है तो उसकी चिकित्सा अलग, मतलब हमें ना हेतु देखना है और संप्राप्ति किस तरह से बनी है, संप्राप्ति में अंशांश कल्पना से हमें समझ के फिर आगे बढ़ना है, तो हमें बहुत कुछ इसको सॉल्व करना बहुत इजी चला जाता है। इसी तरह से अवेस्कुलर नेक्रोसिस जो है, इसमें हम लोग अगर चिकित्सा देखेंगे, मैं आप लोगों को पहले शॉर्ट में बताता हूँ, फिर मैं विस्तार करके इसको और अच्छे से बताऊंगा, क्योंकि ना हम लोग चिकित्सक हैं, हमें ना हर चीज को चिक 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 करके अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। केवल चार फॉर्मूला बना के और फिर ट्रीटमेंट दे दिया तो ये आयुर्वेद नहीं है, हमें पूरा समझना जरूरी है। तो लेकिन मैं कुछ कुछ आप लोग को, जो नए लोग हैं, जो नए प्रैक्टिशनर हैं, उन लोगों को कुछ शॉर्टकट भी बताना जरूरी है, और बाद में आप एनालिसिस भी करते रहिए, वह भी बताना जरूरी है। तो इसलिए इसमें हमें पहले तो दीपन पाचन करना चाहिए, आम का पाचन करना चाहिए, तो आम पाचक वटी वगैरह दे दीजिए, आरोग्यवर्धिनी दीजिए, आम का पाचन करना है और दीपन कार्य करना है, और उसके बाद में गंध तेल जो है वो इंटरनली 2-2 चम्मच सुबह शाम पीने के लिए देना है। तो इससे ना
अवेस्कुलर नेक्रोसिस में बहुत अच्छा फायदा होता है, क्योंकि आम का पचन हो गया, स्त्रोतोरोध दूर हो गया, और गंध तेल जाके वहां पे हीलिंग करने लगता है, स्नेहन करने लगता है। और गंध तेल किस तरह से बनाया गया है आप लोग देखिएगा, वो तिल से बनाया जाता है, तो तिल में वात शमन करने का गुण रहता है, और इसका नाम ही है गंध तेल, ये बहुत बढ़िया काम करता है। उसी तरह से पिंड तेल का अभ्यंग करना है, गंध तेल अभ्यंतरता लेना है, पिंड तेल का अभ्यंग करना है। उसी तरह से महारासनादि क्वाथ को लेना है, और किसके साथ लेना है, तो कैशोर गुग्गुल के साथ लेना है, सुबह शाम दो दो गोली के साथ लेना है। और उसमें या फिर आप लोग ये जो एरंड तेल होता है उसका शुंठी डाल के, प्रक्षेप डाल के उसका प्रयोग करेंगे, तो अवेस्कुलर नेक्रोसिस में गंधर्व तेल या एरंड तेल में शुंठी का प्रक्षेप डाल के अगर देंगे तो बहुत बढ़िया काम करता है। इसी तरह से पुनर्नवादि गुग्गुल है, इसका गोली दो दो गोली सुबह शाम दे सकते हैं। लाक्षादि गुग्गुल है, दो दो गोली सुबह शाम दे सकते हैं। महायोगराज गुग्गुल है, दो दो गोली सुबह शाम दे सकते हैं। या तो 2 BD की जरूरत होती है, TDS 3 बार देने की जरूरत पड़ती है। इसी तरह से शालीषष्टिक पिंड स्वेद, आप लोग दूध लीजिए, जो 60 दिन में पकने वाला चावल है, षष्टिक चावल है, उसको दूध में पका के बला चूर्ण डालिए और उसका खीर बनाइए, और 2-3 कपड़े लेके और फिर वो खीर को गरम गरम डालिए और उसका पोटली बनाइए, और फिर उससे सेक करना है, वहां पे मसलना है, मसल के जो खीर निकलेगा कपड़े से उसको लेप करना है। ऐसा शालीषष्टिक पिंड स्वेद का प्रयोग करते हैं तो बहुत बढ़िया काम करता है। अगर आमावस्था है, आम वात जन्य अगर अवेस्कुलर नेक्रोसिस है, तो उसमें पत्र पोटेली स्वेद का बहुत अच्छा इफेक्ट होता है। इसी तरह से मुस्तादी यापन वस्ती अगर देते हैं, तो अवेस्कुलर नेक्रोसिस में जो नेक्रोसिस हुआ है, मतलब ब्लड सप्लाई नहीं हुआ, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हुआ, स्त्रोतोरोध हुआ है, और उसकी वजह से शयात्मक संप्राप्ति हुई है, उसमें बहुत बढ़िया काम करता है। तो मुस्तादी यापन बस्ती, आप लोग यापना सिद्धि अध्याय में बताया है, मुस्तादी यापन बस्ती, उसका प्रयोग करते हैं तो बहुत बढ़िया काम करता है। इसी तरह से जलौकावचारण करते हैं तो अवेस्कुलर नेक्रोसिस में इम्प्योर ब्लड हम लोग निकाल देते हैं, फिर प्योर ब्लड जब आएगा तो वह हील करता है, इसलिए अवेस्कुलर नेक्रोसिस में बहुत बढ़िया काम करता है। इसी तरह से जब हम लोग ये चिकित्सा करते हैं तो उनका पेशेंट का ना पेन पूरी तरह से सबसाइड हो जाता है, और उसके बाद में हम अगर मज्जा बस्ती देंगे तो वो और अच्छा काम करता है। मतलब आप क्या करिए कि बोन पीस को जो मतलब बकरे का जो बोन होता है उसको तोड़वा के, और उसमें से जो अंदर का मज्जा निकलता है उसको घृत में पका के या तेल में पका के और उसका बस्ती दे, तो मज्जा तेल या मज्जा घृत का बस्ती देना, यह बहुत अच्छा हीलिंग करता है। इसी तरह से अगर अस्थि और मज्जागत कुष्ठ ऐसा संप्राप्ति आपको मिल रहा है कि कुष्ठ जन्य संप्राप्ति है, तो चोप चिन्यादि चूर्ण है उसका प्रयोग करिए, लघु मंजिष्ठादि क्वाथ का प्रयोग करिए, आमिर रस है इसका प्रयोग करिए, तो बहुत बढ़िया काम करता है। इसी तरह से अगर मज्जा का बहुत ज्यादा इसमें इन्वॉल्वमेंट है, मज्जा क्षय होने की वजह से, क्योंकि मज्जा जो है वो स्नेहांश, मतलब उसमें स्नेहांश रहता है तो वह कम हो गया है, और अस्थियों में क्या रहता है, तो मज्जा ही रहता है। तो अगर वह मज्जा कम हो गया है तो मुस्तादी यापन बस्ती यह देने से बहुत अच्छा फायदा करता है। अगर कभी कभी हम लोग को तिक्तक शीर बस्ती देना पड़ता है, आप उसमें पटोल लीजिए, गुड़ूची लीजिए, किरात तिक्त लीजिए, यष्टि मधु लीजिए, इसको दूध में पका के 8 गुना पानी 8 गुना दूध, इसको पका के फिर इसमें गुगुल तिक्त घृतम डाल के और इसका रोज बस्ती दीजिए, तो ये बहुत बढ़िया काम करता है। इसी तरह से पंच तिक्त घृत गुगुल इसका प्रयोग करें, शीर बला तेल, धानवंतर तेल, इसका बस्ती देंगे तो बहुत बढ़िया काम करता है। और इसी तरह से कभी कभी यकृत की दुष्टि होती है, और उसका क्योंकि रक्तवत स्रोत का मूल स्थान क्या है, यकृत और प्लीहा है, अगर यकृत की दुष्टि है तो हमें यकृत को उत्तेजना देके और फिर चिकित्सा करना पड़ता है, तब भी बहुत बढ़िया काम करता है। अब मैं आप लोगों को अवेस्कुलर नेक्रोसिस है उसका पूरा अच्छे से संप्राप्ति बताने का कोशिश करता हूं, जो आप लोगों को ना और अच्छे से समझ आएगा। मैं थोड़ा धीरे धीरे बोलूंगा क्योंकि आप लोगों को समझ आएगा कि अवेस्कुलर नेक्रोसिस मतलब क्या होता है, इसका हम लोग को क्या समझना चाहिए, कैसे चिकित्सा करना चाहिए। अभी मैं पहले जो मैं बताया वो नए लोगों के लिए बताया, अब जो श्रेष्ठ चिकित्सक हैं जो अवेस्कुलर नेक्रोसिस को पूरी अच्छी तरह से समझना चाहते हैं उन लोगों के लिए मैं बताता हूं। तो अवेस्कुलर का मतलब है कि लैक ऑफ ब्लड सप्लाई, जब खून की कमी होती है, ब्लड सप्लाई रुक जाता है, वहां पे ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है, तो उसको बोलते हैं अवेस्कुलर। अवेस्कुलर ये संप्राप्ति होती है। और नेक्रोसिस का मतलब होता है कि जब सेल्स का डेथ होने लगता है, अब वो डेथ होता है तो सेल्स का हो सकता है, टिश्यू का हो सकता है, ऑर्गन का हो सकता है। तो यह क्यों होता है सेल्स का डेथ? नेक्रोसिस का मतलब है कि वह सेल डेड हो गए। अवेस्कुलर का मतलब है, अवेस्कुलर मतलब लैक ऑफ ब्लड सप्लाई, नेक्रोसिस मतलब सेल डेथ। अब ये क्यों होता है? तो कोई डिजीज की वजह से हो सकता है, कोई व्याधि की वजह से हो सकता है, कभी इंजुरी हो जाती है, आघात हो जाता है, उसकी वजह से हो सकता है सेल डेथ, या फिर लैक ऑफ ब्लड सप्लाई, अगर ब्लड वहां से नहीं जा पा रहा है इसीलिए ये होने लगता है। अब अवेस्कुलर नेक्रोसिस का मतलब क्या होता है कि डेथ ऑफ बोन टिश्यूज,
जितने भी बोन टिश्यूज है उनका डेथ होना, परमानेंट वो मर गए, मतलब उनका डेथ हो गया, वहां ब्लड सर्कुलेशन रुक गया, ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो गया, यह अवेस्कुलर नेक्रोसिस होता है। यह मॉडर्न साइंस मानता है। और ये क्यों होता है? तो ब्लड सप्लाई रुक गया है। अब यह होने के लिए वहां पे जो रक्त संचरण करने वाली जो स्रोतस है, जो नलिकाएं हैं, वह पूरी तरह से ब्लॉक हो गई है। अब इसके और भी कारण हो सकते हैं क्यों ब्लड सप्लाई बंद हुआ। कभी आमावस्था हो गया, कभी टीबी हो गया, कभी मतलब हेतु तो बहुत सारे हो सकते हैं। व्याधि से व्याधि होना, तो अस्थिगत विद्रदि हो गया, अस्थि मज्जागत कुष्ठ हो गया, अस्थिगत कुष्ठ हो गया, मतलब या टीबी हो गया, मतलब वहां पे शोष हो गया। ऐसे बहुत सारी संप्राप्तियां बनती हैं और उसकी वजह से यहाँ पर कभी आघात हो गया, कभी इंटरनल आघात जन्य व्रण हो गया, उसकी वजह से ब्लड सप्लाई नहीं हो रही है, तो जो जीवित सेल्स हैं उनकी भी डेथ होने लगती है। जब यहाँ पे ब्लड सप्लाई बंद हो जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि छोटे छोटे जो पार्ट्स हैं वो नेक्रोस्ड होने लगते हैं, वहां मरने लगते हैं, और वह अपने ही सेल को, अगर जैसे कि खेत में पानी नहीं जाएगा तो खेत कैसे बंजर हो जाएगा। अगर हम लोग खाना नहीं खाएंगे तो हम लोग सूख जाएंगे, पेड़ को पानी नहीं देंगे तो वो पेड़ सूख जाएगा। उसी तरह से अपने जो सेल्स होते हैं वह सूखने लगते हैं और सूख के फिर वो डेथ हो जाती है। तो इस तरह से कभी कभी ये बोन कोलैप्स हो जाता है, जो फीमर का हेड है ना, वहां पे ये ज्यादातर दिखता है। इसी तरह से कभी कभी ये होता है कि बोन जो रहता है वो ब्रेक हो जाता है चोट लगने की वजह से, जॉइंट्स होते हैं वो डिसलोकेट हो जाते हैं। जो यहाँ पे पेल्विक रीजन में जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है ना, वो डिसलोकेट होने की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है चोट लगने की वजह से, तो उसकी वजह से सारे जॉइंट्स में इसका इफेक्ट आने लगता है। कभी कभी ये होता है कि दो एक साइड होता है या बायलैटरल होता है, मतलब कभी अवेस्कुलर नेक्रोसिस देखा जाता है कि राइट साइड में हुआ और कुछ साल के बाद पेन किलर वगैरह खा के दबा दिया गया और उसके बाद में राइट साइड को भी हो गया। तो ये फिर अवेस्कुलर नेक्रोसिस कभी कभी नी जॉइंट्स में होता है, जानु संधि है वहां हो जाता है, कभी कभी कमर की संधि में हो जाता है, यह कहीं पर भी हो सकता है। अब इसी को अगर हम लोग देखेंगे अपने ग्रंथों में देखेंगे या मॉडर्न के बुक्स, हैरिसन की बुक में देखेंगे, तो इसको ऑस्टियोनेक्रोसिस ऐसे भी बोल सकते हैं। ऑस्टियो मतलब बोन और नेक्रोसिस मतलब डेथ, मतलब बोन्स का डेथ होना, यह हमें लक्षण आता है। कभी कभी असेप्टिक नेक्रोसिस होता है, मतलब वहां पे सेप्सिस नहीं होता है, वहां पर मतलब कोई व्रण नहीं होता है, वहां पे मतलब पूय नहीं निकल रहा है, तो इस तरह से भी असेप्टिक नेक्रोसिस होता है। कभी कभी इश्चिमिक बोन नेक्रोसिस बोलते हैं, मतलब वहां पे ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, और इसीलिए सेल जो है, क्योंकि हर सेल, हर जीवित प्राणी को, हर एक सेल को, हर टिश्यू को, दुनिया में जो भी जीवित है वहां ऑक्सीजन चाहिए। तो अगर ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है तो वह इश्चिमिया जैसे कंडीशन होती है, वो फिर बोन जो सूखने लगता है बिना ऑक्सीजन के। उसी तरह से ऑस्टियोकॉन्डाइटिस डिसेनेस, डिसेकेंस ऐसे बोलते हैं, तो यह भी एक हो जाता है। अब ये क्या होता है कि एवियन जब होता है, अवेस्कुलर नेक्रोसिस होता है, तो ये किन लोगों को होता है? तो 30 से 50 साल के एज ग्रुप में यह बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और यह कभी भी किसी को भी हो सकता है। ज्यादातर हम लोग देखते हैं अवेस्कुलर नेक्रोसिस, क्योंकि मेरे प्रैक्टिस में मैं देखता हूं तो 20 से 50 साल की उम्र में अवेस्कुलर नेक्रोसिस ज्यादा बढ़ रहा है। क्यों? मेरे प्रैक्टिस में मैंने देखा तो जो लोग वेगावरोध करते हैं, मल मूत्र छींक उल्टी प्यास, ये जो 13 अधारणीय वेग है उसका बहुत ज्यादा वेग का अवरोध करते हैं, उनको अवेस्कुलर नेक्रोसिस होने के चांसेस रहते हैं। या फिर काम शोक भयाद वायु, जो लोग बहुत ज्यादा कामावस्था में रहते हैं और जो बहुत ज्यादा शुक्र का क्षय करते हैं, भय में रहते हैं, एंग्जाइटी में रहते हैं, शोक में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, तो उनको ये होने का चांस रहते हैं। जो क्रोधात पित्तम, जो क्रोध में रहते हैं, वो पित्त के वजह से पित्त दुष्ट हो जाता है और उसकी वजह से अग्निमांद्यता हो जाती है। और यह पित्त धरा कला है, मज्जा धरा कला, जो पित्त धरा कला है वही मज्जा धरा कला है। और एवियन में भी मज्जा धरा कला केवल ब्रेन का ही नहीं, अस्थियों का भी जो अंदर मज्जा के ये है, मज्जा का भाग है, वह सूखने लगता है। तो इस तरह से ये अपने ही कुछ, या फिर वात प्रकोपक आहार विहार कर रहे हैं, विहार में रात्रि जागरण कर रहे हैं, बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग कर रहे हैं, बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग कर रहे हैं, घी का सेवन नहीं कर रहे हैं, बहुत ज्यादा शुक्र निकाल रहे हैं, मैथुन बहुत ज्यादा कर रहे हैं, पॉर्न वीडियोस देख रहे हैं, उसी तरह से वेगों का विरोध कर रहे हैं, लेट तक उठ रहे हैं, टाइम पे नहीं उठ रहे, दिनचर्या एकदम गड़बड़ा गई है, और ये कंटिन्यू बहुत साल तक हो रहा है। कंटिन्यू स्ट्रेस में रहते हैं, फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड रहते हैं, उन सबको ये अवेस्कुलर नेक्रोसिस होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब इसमें अगर हम लोग देखेंगे अवेस्कुलर नेक्रोसिस में देखेंगे तो इसमें पहले शुरुआत में हमें सिम्टम पता नहीं चलता है, लेकिन जैसे जैसे वो कंडीशन बढ़ते जाती है, वहां पे नेक्रोसिस शुरू होता है, तब ये बीमारी जो है वो बहुत ज्यादा वर्ष
खराब होने लगती है, तब पेशेंट को कमर में दर्द होने लगता है, साइड में बहुत ज्यादा पेन होने लगता है। और एक बार में एक साइड में अगर पेन होगा तो वो बढ़ जाता है, तो कांस्टेंट पेन रहता है। कितना भी पेन किलर खाइए, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग खाइए, उससे ठीक नहीं होता, क्योंकि वायु का रुक्ष गुण इतना ज्यादा बढ़ जाता है। वायु जो है वह कैसा है कि वायु को अगर आपने खुला छोड़ दिया, मैं कभी कभी शैतान बच्चे की तरह बोल रहा हूं, लेकिन वायु जो है यह एक खुला सांड है। जो सांड होता है ना, और जो बहुत ज्यादा मध्य में रहता है, उस तरह का सांड रहता है। अब यहाँ पर इसकी अवस्था ऐसी है कि खुला सांड को अगर आपने छोड़ दिया तो जाएगा, खेतों को बर्बाद करेगा, घर में घुस जाएगा, उपद्रव करेगा। अब ये जो है खुला सांड जो है, ये जाके अपने ज्वाइंट्स में चला गया है। जो ये बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट जो है कमर का, वहां पे जाएगा, फीमर के हेड के पास जाएगा, और वहां पे खरता, परुषता, ये सारे सिम्टम्स आने लगेंगे, और सेल्स को डैमेज करने लगता है, क्योंकि इतना ज्यादा ड्राइनेस ला देता है, इतना ज्यादा श्लेष्मक कफ पूरी तरह से सूख जाता है। कफ सूख गया, वायु का प्रकोप हुआ, तो वो जो जॉइंट्स एक दूसरे से घिसने लगती हैं। जितना घिसेंगी, और वहां जो अंदर जो ये रहता है, मतलब गादी जो बोलते हैं, डिस्क, वो पूरी तरह से ये हो जाएगा, सैनिवल फ्लूइड कम हो जाएगा, और यह नेक्रोसिस और बढ़ के पूरा सूख जाएगा। फीमर का हेड है वो सूख जाएगा। मतलब किसी न किसी तरह से स्त्रोतरोध हुआ है, आघात हुआ है, कोई ना कोई ऐसे संप्राप्ति होती है। तो पेन जो रहता है वो बहुत ज्यादा रहता है, और जब कोई पेशेंट सो जाता है, लेटता है, तो ये बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसा भी, या कोई वजन उठाता है तब बहुत ज्यादा पेन होने लगता है। तो हमें ये देखना चाहिए। कभी कभी बोन का कोलैप्स हो जाता है, जो आसपास के वहां जो ये रहते हैं, मतलब सैनुअल फ्लूइड वगैरह रहता है, वह कम होने लगता है, हड्डियां एक दूसरे पे घिसने लगती हैं, कर्कश होने लगते हैं बहुत ज्यादा। तो ऐसे सिम्टम्स ऑस्टियोआर्थराइटिस के बाद की अवस्था अगर हम लोग देखेंगे, तो वह कंडीशन संधिवात से आगे की अवस्था आके जब शोष होने लगता है, वैसे कंडीशन होने लगता है। उसी तरह से फिर हम लोग जो ये करते हैं, अबडक्शन, अडक्शन, इंटरनल रोटेशन, एक्सटर्नल रोटेशन, वो सारे मूवमेंट जो रहते हैं पैर के, उठना, बैठना, चलना, फिरना, वो क्योंकि इस पे ही सब डिपेंड करता है, वह सब ये होने लगता है, विकृत होने लगता है। तो मतलब पेशेंट को बैठाना, उठाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, एक तरह से हैंडीकैप्ट होने जैसा होने लगता है। उसी तरह से शुरुआत में तो थोड़ा पेन होता है, लेकिन ये कभी कभी एक एक साल में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। पेन जो रहता है ये माइल्ड रहता है पहले, कभी कभी ये सीवियर होने लगता है, जैसे जैसे कंडीशन बढ़ेगी वैसे वैसे बढ़ जाता है। अब ये अवेस्कुलर नेक्रोसिस है, कहाँ कहाँ होता है, तो ज्यादातर ये हिप ज्वाइंट में होता है। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट जो हिप में रहता है वहां होता है। फिर शोल्डर्स में होता है ये अवेस्कुलर नेक्रोसिस, नी ज्वाइंट में होता है, हैंड्स में होता है, फुट में होता है। ये सारे स्थान में अवेस्कुलर नेक्रोसिस पाया जाता है। अब क्या होता है कि जॉइंट पेन जो रहता है वो ठंडियों में, बारिश में, जब बादल छा जाते हैं तब ये बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और कंसिस्टेंटली वो रहता है, परसिस्टेंटली वो रहता है, और इनटॉलरेबल रहता है। मतलब पेशेंट को बर्दाश्त ही नहीं होता है, इतना ज्यादा पेन होने लगता है, और ऐसा लगता है कि जिस तरह से तोड़ दिया है, मतलब भग्न कर दिया है, भेदनवत वेदना, और जॉइंट्स है वो डिसलोकेट हो गया है, इतना ज्यादा अनबेरेबल पेन होने लगता है। अब इसमें क्या होता है कि इसका कॉज क्या है, अवेस्कुलर नेक्रोसिस में एक तो सेल्स डेड हो रहे हैं, दूसरा ब्लड सप्लाई जो है, रस रक्त जो संचरण है वह रुक जाता है, कम हो जाता है या रुक जाता है। ये इसके वजह से अवेस्कुलर नेक्रोसिस, नेक्रोसिस का मतलब है सेल का डेथ होना, अवेस्कुलर मतलब लैक ऑफ ब्लड सप्लाई, तो वहां ऑक्सीजन भी नहीं मिलता है, ब्लड भी नहीं मिलता है। अब इसमें क्या होता है कि कभी कभी ये क्यों होता है अवेस्कुलर नेक्रोसिस, अगर हम इसको और विस्तार से देखेंगे, तो बोन में या जॉइंट में ट्रॉमा हो जाता है, आघात हो जाता है, उसकी वजह से डिसलोकेशन हो जाता है, तो जो ब्लड वेसल्स है वो डिसलोकेट होने की वजह से उल्टा पुल्टा ब्लड सर्कुलेशन होने लगता है। कभी कभी बोन का इंजरी हो जाता है, कभी कभी कैंसर ट्रीटमेंट चलते हैं, मेलिग्नेंसी, और उसके वजह से जो ये दिया जाता है केमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, ये जो दिया जाता है ना, उसके वजह से बोन्स और ब्लड वेसल्स डैमेज होने लगते हैं। तो उसके वजह से कॉम्प्लिकेशन में, केमोथेरेपी के कॉम्प्लिकेशन में अवेस्कुलर नेक्रोसिस देखा जाता है। और कभी कभी क्या होता है, हिप का डिसलोकेशन होना, यह भी पाया जाता है। कभी कभी वहां पे विकृत मेद जमा होते हैं, जो लोग मोटे लोग होते हैं ना, मेदस्वी लोग रहते हैं, उनको वहां पे विकृत मेद जाके संचित होने लगता है, और जो रक्त वाहिनियों को ब्लॉक करता है, रक्तवात स्रोत को ब्लॉक करता है, और उसके वजह से ब्लड फ्लो नहीं होता है। तो मोटे लोगों में यह अवेस्कुलर नेक्रोसिस ज्यादा पाया जाता है। जब ब्लड सप्लाई नहीं होगा तो उससे क्या होगा, मेद ने सब रोक दिया है, मेद ने और आम ने रोक दिया है, तो इससे सेल्स का, बोन टिश्यू का डेथ होना लाजमी है। इसी तरह से कोई कोई बड़े बड़े डिजीजेज होते हैं, जैसे कि सिकल सेल एनीमिया हो गया, फिर उसके बाद में ये थैलीसीमिया हो गया, जहां पर भी ब्लड रिलेटेड जो बीमारियां हैं
वह क्या करते हैं कि वह अच्छा ब्लड नहीं जा पाता है, ब्लड फ्लो नहीं होगा तो बोन जो रहते हैं उनका डेथ होना शुरू होगा, बोन टिश्यू का डेथ होना शुरू हो जाता है। इसी तरह से कभी कभी आर्टरीज का पैथोलॉजी रहता है, जैसे कि ब्लड क्लॉट होना, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन होना, फिर आर्टरीज में डैमेज होना, जो क्योंकि रक्त के मृदु भाग से सिराएं बनी है और रक्त के खर भाग से स्नायु और कंडरा बना है। अब रक्त अगर वहां पे दूषित है, रक्तगत आम है, या कभी कभी ज्वर हो गया है, किसी ना किसी वजह से ब्लड जो है वहां पे आम संचिति हो गई, रक्त की अग्नि बहुत ज्यादा वीक हो गई, तो ब्लड क्लॉट बहुत ज्यादा होने लगेगा, इन्फ्लेमेशन होगा, डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो गया, वेरिकोज वेन्स हो गया। आर्टरीज और वेन्स की जो पैथोलॉजी है उसके वजह से भी, क्योंकि अच्छा ब्लड नहीं जाएगा तो वो एरिया सूखने लगता है, तो इसको भी हमें एक कॉज मानना चाहिए। इसी तरह से जो लोग बहुत ज्यादा स्टेरॉइड का यूज करते हैं, जहां पे कंटिन्यू स्टेरॉइड का लॉन्ग टर्म में यूज कर रहे हैं, तो वह क्या करता है, स्टेरॉइड का साइड इफेक्ट होने की वजह से, क्योंकि वह इम्यूनिटी को सप्रेस करता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि बहुत ज्यादा ब्लड फैट डिपोजिशन होने लगता है, और ब्लड में जो फैट, स्टेरॉइड्स के साइड इफेक्ट्स, उसकी वजह से ब्लड फ्लो नहीं होगा, तो बोन्स और जॉइंट्स में जाके अवेस्कुलर नेक्रोसिस होने लगेगा। किसी ना किसी तरह से घुमा फिरा के यही हो रहा है कि लैक ऑफ ब्लड सप्लाई, और नेक्रोसिस मतलब सेल का डेथ होना। ये अवेस्कुलर नेक्रोसिस के बहुत सारे कारण मैं बता रहा हूँ। इसी तरह से कभी कभी बहुत ज्यादा शराब पिया जाता है, अल्कोहल बहुत ज्यादा पिया जाता है, तो उससे क्या होता है कि अल्कोहल अगर ब्लड में बहुत ज्यादा है तो ब्लड सप्लाई अच्छे से नहीं मिल पाएगा, जहां पर भी, जैसे फीमर का हेड है, नी जॉइंट में है, अपने हाथ पैर के जो हड्डियां हैं जॉइंट से, वहां पर नहीं हो पाएगा। इसकी वजह से फैट्स बहुत ज्यादा जमा होने लगते हैं, विकृत फैट जाके ब्लड और ब्लड वेसल्स में जाके जमा हो जाते हैं, तो बहुत ज्यादा शराब पीना यह भी अवेस्कुलर नेक्रोसिस का एक कारण हो जाता है। इसी तरह से रेडिएशन थेरेपी, या फिर वातरक्त जन्य संप्राप्ति, जैसे सिगरेट स्मोकिंग बहुत ज्यादा किया गया, दाल बहुत ज्यादा खाया, हाई प्रोटीन डाइट बहुत ज्यादा किया गया, रुक्ष आहार बहुत ज्यादा खाया, घी का सेवन कम किया गया, तो उससे क्या होगा, रुक्षता इतनी ज्यादा बढ़ती है, वायु का प्रकोप होता है, और उसकी वजह से ब्लड सप्लाई कम होने लगता है, रुक्षता बढ़ती है, और सेल की डेथ होने लगती है। वायु यंत्र तंत्र धरा, प्राकृतिक अवस्था में वायु जो है यंत्र तंत्र धरा है, लेकिन उसको किसी ने बिगाड़ा, उसको किसी ने छेड़ा, तो वो छोड़ेगा नहीं, वह जरूर कुछ ना कुछ नुकसान करने लगता है। तो इसी का मतलब ये है कि ब्लड सप्लाई अच्छे से नहीं होता है, और उसकी वजह से यह अवेस्कुलर नेक्रोसिस होने लगता है। इसी तरह से ट्रॉमा, मतलब क्या होता है कि जब अवेस्कुलर नेक्रोसिस होता है तो इंसान चलने का कोशिश करता है, तो उससे ना ट्रॉमा होने लगता है, डिसलोकेशन होने लगता है, ब्लड वेसल्स डैमेज होने लगते हैं, और उसकी वजह से जो बोन्स रहते हैं और जॉइंट्स रहते हैं उनका डेथ होना लाजमी है। बहुत ज़्यादा स्टेरॉइड का यूज़ करना, अल्कोहल का यूज़ करना, लॉन्ग टर्म में रेडिएशन थेरेपी देना, ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना, अगर ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया किसी ने, जैसे किडनी को ट्रांसप्लांट किया या लीवर को ट्रांसप्लांट किया, जो भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं ना, तो उससे क्या होता है कि बोन्स ना बहुत ज्यादा वीक हो जाते हैं, यह आपको मानना ही पड़ेगा ये, क्योंकि ऐसा स्टडी हुआ है कि बोन ट्रांसप्लांट के बाद अवेस्कुलर नेक्रोसिस बहुत ज्यादा पाया जाता है। इसी तरह से कुछ कुछ एलोपैथी की दवाइयां जो हैं, जो बाइफॉस्फोनेट करके जो दवाइयां हैं, जो कैंसर के लिए दिया जाता है, एंटी कैंसरस के लिए, कैंसरस एंटी मेलिग्नेंसी के लिए जो बाइफॉस्फोनेट करके दवाई दिया जाता है, उसकी वजह से ऑस्टियोनेक्रोसिस ये कंडीशन बहुत ज्यादा हो जाती है, या अवेस्कुलर नेक्रोसिस जॉ में होने लगता है, सब मैंडिबुलर ज्वाइंट है ना, यहाँ पर अवेस्कुलर नेक्रोसिस ऐसा पाया जाता है। ये मैंने अपने आंख से भी देखा है, मेरे पास पेशेंट हैं, तो मुझे ये सब मालूम है। इसी तरह से कोई कोई और बीमारियां होती हैं उसकी वजह से अवेस्कुलर नेक्रोसिस होता है, जैसे कि डायबिटीज मेलाइटस होता है, वहां पे धातुओं की शिथिलता होती है बहुत ज्यादा, धातु बहुत ज्यादा वीक हो जाते हैं, धातु अग्निमंद होती है, क्लेद बहुत ज्यादा होता है, और धातु का क्षय, पहले तो आवरण जन्य संप्राप्ति से शुरू होता है डायबिटीज, बाद में धातु क्षयात्मक संप्राप्ति से आगे बढ़ जाता है, तो वायु का प्रकोप हो जाता है, सारे प्रमेह जाके कन्वर्ट होकर मधुमेह में हो जाते हैं। तो यहाँ पर वायु का प्रकोप जितना होगा, शिथिलता होगा, क्लेद होगा, यह सब क्या होता है, ब्लड सप्लाई को रोक देता है, और उसके वजह से डायबिटीज इंड्यूस्ड अवेस्कुलर नेक्रोसिस हमें दिखने को मिलता है। इसी तरह से सिकल सेल एनीमिया, एनीमिया में आरबीसी जो है वह विकृत होते हैं, सिकल सेल रहते हैं, और उसके वजह से अवेस्कुलर नेक्रोसिस दिखने लगता है। इसी तरह से पैंक्रियाटाइटिस होता है, उसका मैनिफेस्टेशन में अवेस्कुलर नेक्रोसिस दिखने लगता है। इसी तरह से एसिली डिजीज होता है, सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथ्रोमेटोसिस, इसमें भी इसका मैनिफेस्टेशन में उपद्रव रूप में हमें दिखने लगता है अवेस्कुलर नेक्रोसिस। इसी तरह से जिनको एचआईवी या एड्स हुआ है उनको भी अवेस्कुलर नेक्रोसिस हमें दिखने को मिलता है, क्योंकि उसमें इम्यूनिटी बहुत ज्यादा सप्रेस हो जाती है,
और कोई भी बीमारी जल्दी हो जाती है। तो एड्स हो गया या HIV डिजीज हो गया, उसमें बहुत ज्यादा पाया जाता है। इसी तरह से अवेस्कुलर नेक्रोसिस गॉचर्स डिजीज में बहुत ज्यादा पाया जाता है। कभी कभी क्या होता है कि रेडिएशन थेरेपी का साइड इफेक्ट होता है। बहुत सारे ऑटो इम्यून डिजीजेज है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, फिर डीमाइलिनेटिंग डिजीज है, मोटर न्यूरॉन डिजीज है, फिर एल्जाइमर्स है, पार्किंसन है। जो ऑटोइम्यून डिजीजेज हैं और प्रोग्रेसिव डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स हैं, बहुत सारी बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, उनके वजह से भी, ये सारे ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से भी अवेस्कुलर नेक्रोसिस ज्वाइंट्स में हमें देखने को मिलता है। अब इसके उपद्रव क्या हो जाते हैं, तो बोन कोलैप्स होने लगते हैं। बोन में जो धारणा, अस्थि में क्या रहता है, धारणा शक्ति रहती है, अस्थि ही धारण करता है शरीर को, तो वह धारण शक्ति कम होने लगती है। फिर उसी तरह से बोन का शेप चेंज होने लगता है। सीवियर अर्थराइटिस, संदिग्ध वात, ऐसे सिम्टम्स हमको देखने को मिल जाते हैं। तो हमें इसमें सबसे पहले परहेज तो बोलना चाहिए, संक्षिप्त क्रिया निदान परिवर्जनम। तो इसके लिए हमें प्रिवेंशन के लिए क्या बोलना चाहिए, तो स्मोकिंग जो कर रहे हैं उनको बंद करा देना चाहिए, क्योंकि स्मोकिंग से बहुत ज्यादा ना अंदर ही अंदर आर्टेरियोस्क्लेरोसिस जैसे कंडीशन होते हैं, प्लेक फॉर्मेशन होता है, कैल्सिफिकेशन होता है, और वह ब्लड सप्लाई को रोक देता है। इसलिए स्मोकिंग करना, ड्रिंकिंग करना, वह बंद कर देना चाहिए पेशेंट को। अगर पेशेंट मानते हैं तो ठीक है, नहीं तो वो ट्रीटमेंट ले और बीमार पड़ेंगे और वो ठीक नहीं होंगे जल्दी। उसी तरह से जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा है ब्लड में, उनको भी अवेस्कुलर नेक्रोसिस होता है। तो इसलिए वो जो विकृत तेल मिर्ची मसाला वाला चीजें खाते हैं, जो यकृत को दुष्ट करके कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, विकृत मेद और विकृत आम को बढ़ा रहा है। तो हमें कोलेस्ट्रॉल ना बढ़े, डिसलिपिडीमिया डिसलिपिडीमिया ना हो, उसको रोकने का कोशिश करना चाहिए। वो सारा आपको दिनचर्या, ऋतुचर्या, रात्रिचर्या, खाना पीना, आहार विहार, वह सब चेंज करना पड़ेगा। इसी तरह से स्टेरॉइड जो हाई डोज में ले रहे हैं और बहुत ज्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन में ले रहे हैं, अब स्टेरॉइड क्यों लेते हैं, क्योंकि डॉक्टर आदत डलवा देते हैं, मीठा जहर खिला देते हैं। तो इसीलिए स्टेरॉइड का जो लॉन्ग टर्म यूज है वह हमें कम कराना है। इसी तरह से पेशेंट को ये पथ्य क्या होता है कि पेशेंट को बेड रेस्ट ज्यादा से ज्यादा बोलना है। नहीं तो क्या होगा कि उससे डैमेज अगर हो गया, ये अवेस्कुलर नेक्रोसिस से जॉइंट्स में और बोन्स में डैमेज हो गया, तो उसको ठीक करना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, असाध्य भी हो सकता है, कृत्य साध्य और असाध्य अवस्था में जा सकता है। इसीलिए हमें क्या करना है कि हमें ना पेशेंट को बेड रेस्ट करना है, वॉकर दे के रखना है, स्टिक दे के रखना है। हमें मतलब पेशेंट को प्रोटेक्ट करना है, उसके जॉइंट्स और ज्यादा डैमेज ना हो। इसी तरह से फिजिकल एक्सरसाइजेज, व्यायाम भी दे रहे हैं ना, तो बहुत सावधानी पूर्वक करना चाहिए। कोई थेरेपिस्ट के अंडर में गाइडेंस में, फिजियोथेरेपिस्ट के गाइडेंस में ही करना चाहिए। कितना मोड़ना है, कितना मतलब अबडक्शन, अडक्शन, एक्सटर्नल रोटेशन, इंटरनल रोटेशन, ये सारे थेरेपिस्ट ही अच्छे से बता सकते हैं। तो जितना किया जाए उस हिसाब से हमें करना चाहिए। बाकी पंचकर्म करने के बाद पेशेंट जब रिकवर होने लगता है तब वो और ज्यादा कर सकता है। स्नेहन होना बहुत जरूरी है, और जो अस्थि का क्षय हुआ है या कुष्ठ हुआ है उसकी चिकित्सा जैसे जैसे फायदा होती है, उपशय मिलता रहता है, तब वो व्यायाम करें और जो भी एक्सरसाइज करना है वो कर सकते हैं। तो अभी ना हम डॉक्टर के पास कोई भी पेशेंट आते हैं, हम लोग प्रैक्टिशनर है तो आते हैं, तो हमें पहले तो ये देखना है कि पेशेंट का पेन कितना है, दर्द कितना है, पेशेंट का स्टिफनेस कितना है, मतलब वो कितना ज्यादा वहां पे शोथ है, बहुत ज्यादा टेंडरनेस कितना है, कितना डैमेज हो गया है जॉइंट्स में, वो हमें देखना चाहिए। उसी तरह से हमें एमआरआई कराना है, सीटी स्कैन कराना है। एनाटॉमिकली हमें तो वैसे ही पता चलेगा कि क्या डिफॉर्मिटीज आई है। तो एक्सरे कराते हैं ना, तो बोन्स में क्या क्या चेंजेस हो गए हैं अवेस्कुलर नेक्रोसिस की वजह से, वह हमें समझ आता है, और कौन सी अवस्था तक अवेस्कुलर नेक्रोसिस हो चुका है यह हमें समझ आता है। इसी तरह से एमआरआई करते हैं, सीटी स्कैन करते हैं, तो जो चेंजेस आए हैं जॉइंट्स में वह हमें अच्छे से डायग्नोस होने लगता है। इसी तरह से बोन का स्कैन करना बहुत जरूरी है। तो हमें यह पता चलता है कि बोन स्कैनिंग से कहां पर उसका इंजरी हुआ है, कितना हीलिंग हुआ है, कितना नहीं हुआ है, वो बोन स्कैनिंग से पता चल जाता है। उसी तरह से कभी कभी क्या होता है कि जो लोग ना एवियन से ग्रसित लोग हैं अवेस्कुलर नेक्रोसिस से, उनको ना 3 साल के बाद सर्जरी कराना ही पड़ता है। लेकिन सर्जरी भी परमानेंट इसका इलाज नहीं है। ऑर्थोपेडिक सर्जन तो इसका सर्जरी कर देते हैं, लेकिन वो ठीक नहीं होता है। मतलब सर्जरी कराने के बाद भी लोगों को ये एवियन का प्रॉब्लम रहता ही है। उसी तरह से 50 साल के बाद तो ये बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जब वो डिजीज का स्टेज तीसरा आ जाता है, तब यह बहुत ज्यादा बढ़ने का
चांसेस रहता है, बहुत ज़्यादा सिवियरिटी होती है, तो अर्ली डायग्नोसिस सबसे अच्छा रहता है। इसी तरह से पेशेंट का ना डेथ भी हो सकता है, मृत्यु भी हो सकती है, जिसका हड्डी पूरी तरह से क्षय हो गया है उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो हमें ना जो लोग स्टेरॉइड ले रहे हैं, कॉर्टिसोन ले रहे हैं, हाइड्रोकॉर्टिसोन, ये सब जो ले रहे हैं ना, वो लोगों में ये बीमारियां बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। हमें उसका पूरा सब ध्यान में रखना चाहिए। अब इसमें एलोपैथी के डॉक्टर्स क्या करते हैं ट्रीटमेंट में, तो अगर पेन के साथ पेशेंट आ रहे हैं तो नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग जैसे ब्रूफेन देते हैं, फिर क्रोसिन देते हैं, पैरासीटामोल, कॉम्बिफ्लेम, जो पेन को कम करे ऐसे देते हैं। इसी तरह से जो ऑस्टियोपोरोसिस, उनका सिद्धांत है एलोपैथी साइंस का कि ऑस्टियोपोरोसिस होने लगता है, कैल्शियम कम होने लगता है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी होने लगती है, पूरे बोन्स में ऐसे छेद 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 पोर्स होने लगते हैं, तो वो लोग कैल्शियम सप्लीमेंट देते हैं। उसी तरह से वो लोग स्टैनिन, जो कोलेस्ट्रॉल की दवाइयां हैं, वह देने लगते हैं। फैट्स जो ब्लड में ज़्यादा बढ़ गया है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, लिपिड प्रोफाइल में विकृति आ रही है, मतलब एलडीएल बढ़ा हुआ है, उसको वो कम करने का कोशिश करते हैं। तो वो ब्लड वेसल्स में जो ब्लॉकेजेस हैं, जो स्त्रोतोरोजन संप्राप्ति है, उसको कम करने के लिए स्टैटिन जैसे दवाइयां देने लगते हैं। स्टैटिन ग्रुप ऑफ जो मेडिसिन है वह सब देने लगते हैं। उसी तरह से ब्लड थिनर देने लगते हैं, जैसे कि इकोस्प्रिन देने लगे, डिस्प्रिन देने लगे, वारफेरिन देने लगे। ऐसे जो ब्लड थिनर जो खून को पतला करते हैं, ऐसे दवाइयां देने लगते हैं। लेकिन इसका भी साइड इफेक्ट होता है, क्योंकि वो लोग का ऐसा साइंस है कि ब्लड क्लॉट होने की वजह से रास्ता ब्लॉक हो जाता है, और उसकी वजह से अवेस्कुलर नेक्रोसिस, मतलब रास्ता को खोलना है, इसलिए ब्लड क्लॉट होने नहीं देना है, इसलिए ब्लड थिनर दिया जाता है। इसी तरह से रेस्ट कराया जाता है एलोपैथी में। वो लोग क्रचेस देते हैं, और बॉडी वेट के हिसाब से कितना बॉडी सह सकता है उस हिसाब से वो क्रचेस देते हैं। उसी तरह से वो लोग डैमेज को रोकने के लिए फिजियोथेरेपी देते हैं। ये सब चिकित्सा कराते हैं। फिर वो थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइजेस देते हैं। फिर इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन दिया जाता है कि उससे न्यू बोन का ग्रोथ हो, मतलब ऑस्टियोजेनेसिस का कार्य हो, इसलिए वो लोग इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन भी देते हैं। वो लोग कभी कभी वैक्स लगा देते हैं, और उससे फिजियो उसको गर्म करके वैक्स लगा के फिर फिजियोथेरेपी देते हैं। ऐसा प्रोसेस वो लोग करते हैं एलोपैथी के ऑर्थोपेडिक सर्जन। इसी तरह से सर्जरी में वो लोग करते हैं तो बोन का इनर लेयर जो रहता है, अगर कोर डिकम्प्रेशन हुआ है तो इनर लेयर जो है, जो डैमेज हो गया है, वो भाग को घिस के और निकाल देते हैं। इससे क्या होता है कि पेन कम हो जाता है। फिर उसको फिर से वो ज्वाइन करके फिर रख देते हैं, मतलब ऊपर का जो डेड सेल है वो निकाल दिया जाता है। कभी कभी बोन ट्रांसप्लांट करते हैं, बोन ग्राफ्टिंग करते हैं, और जो बोन एरिया जो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है उसको ताकत देने का कोशिश करते हैं। फिर बोन का रीशेपिंग करते हैं, जिसको हम ऑस्टियोटॉमी करते हैं। आप लोग किसी भी ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाके देखिए, वो आपको अच्छे से एकदम अच्छे से बताएंगे अवेस्कुलर नेक्रोसिस में ऑस्टियोटॉमी कैसे करते हैं। मतलब उसमें वेट बेयरिंग जो जॉइंट है, उसको जहाँ जो सेल डैमेज हो गए उसको निकाल देते हैं, और डैमेज बोन को स्ट्रॉन्ग करने का ऐसा रीशेपिंग करने लगते हैं। इसके बारे में मैं कभी बताऊंगा सर्जरी कैसे कैसे किया जाता है। इसी तरह से जॉइंट रिप्लेसमेंट करते हैं, टोटल हिप रिप्लेसमेंट कर दिया जाता है। अगर नहीं करेंगे तो वो लोग बोलते हैं कि इसका इलाज ही नहीं है, और वो फाइबर या कोई अलग मटेरियल आता है, उससे अवेस्कुलर नेक्रोसिस में पूरा जॉइंट रिप्लेसमेंट करने लगते हैं। फिर रीजनरेटिव मेडिसिनल ट्रीटमेंट देते हैं, जैसे कि वो लोग क्या करते हैं, स्टेम सेल थेरेपी देते हैं। बहुत सारा स्टेम सेल पे बहुत सारा रिसर्च हो रहा है। वो लोग बोन मैरो से स्टेम सेल निकालते हैं और वो वहां डालते हैं अवेस्कुलर नेक्रोसिस के लिए। तो इससे क्या होता है कि नए नए बोन का ग्रोथ होने लगता है। यह भी रिसर्च चल रहा है, ये कितना प्रूवन है अवेस्कुलर नेक्रोसिस में, क्योंकि मेरे पास ऐसे पेशेंट है जिनका ये स्टेम सेल थेरेपी कर दिया गया, लेकिन वो उससे ज्यादा फायदा नहीं हुआ। इसी तरह से इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन देते हैं, तो इससे नया बोन का ग्रोथ होने को स्टिमुलेशन मिलता है। तो उन लोगों का कॉन्सेप्ट है कि इससे फायदा होता है। अब आयुर्वेद की तरफ अगर हम लोग आते हैं, मैंने मॉडर्न का बता दिया, आयुर्वेद की तरफ जब हम आते हैं तो इसमें हम लोग सबसे पहले वायु दोष ज्यादा बढ़ा है, वायु का रुक्ष गुण बढ़ा है, और रुक्ष गुण ने आगे बढ़ के खरता परुषता ला दिया है जॉइंट्स में। उसी तरह से इसमें अगर देखेंगे, एनालिसिस करेंगे, तो वात पित्त कफ तीनों का इन्वॉल्वमेंट रहता है, और ज्यादातर वायु दोष का इन्वॉल्वमेंट रहता है। वायु दोष जो रहता है वही मतलब ये बोन्स का क्षय करने लगता है, बोन को डैमेज करने लगता है। तो इसीलिए हमें वायु की चिकित्सा करना है। पित्त में अगर देखेंगे तो पित्त अगर वहां जा गया है, जैसे कि मैंने बताया वात रक्त जैसी संप्राप्ति होती है, कुष्ठ जन्य संप्राप्ति होती है, तो पित्त जो होता है उष्ण रहता है, और पित्त बढ़ गया उष्णता तीक्ष्णता से, तो ये क्या करता है कि ब्लड वेसल्स को डैमेज करने लगेगा, और वहां पे पस फॉर्मेशन करने लगेगा, सेप्सिस करने लगेगा, और वो पित्त जो है वो सड़ाने लगता है।
और कुष्ठ जन्य संप्राप्ति करने लगता है। कभी कभी वातरक्त जन्य संप्राप्ति होती है, वायु और रक्त का आवरण होने लगता है। तो इसमें पित्त का भी इन्वॉल्वमेंट रहता है, तो पित्त को भी शमन करना है और वायु को भी शमन करना है। इसलिए तिक्त रसात्मक जो जैसे तिक्तक क्षीर बस्ती ये हम लोग देते हैं तो बहुत बढ़िया काम करते हैं। इसी से कफ का भी तो बिना अगर अवेस्कुलर नेक्रोसिस में कफ को छोड़ दिया जाए तो उससे भी हमें नहीं होगा, क्योंकि श्लेषक कफ जो है संधियों में रहता है। अब कफ जो रहता है वह विकृत होने लगता है, वहां पे रुक्षता आने लगती है, स्निग्ध गुण कम होने लगता है और विकृत मेद जाके जमा होने लगता है और वह ब्लॉक करता है, ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाता है और अवेस्कुलर नेक्रोसिस होकर सेल डेथ होने लगता है। मतलब ये सारा संप्राप्ति है ना विकृत कफ श्लेषक कफ के कम होने से। कभी आम वात जन्य संप्राप्ति है तो आम जाके संचित हो जाता है और उसके वजह से ये कंडीशन आ जाती है। मतलब हमें ये भी जानना बहुत जरूरी है कि वात पित्त कफ तीनों का इंबैलेंस होना यह अवेस्कुलर नेक्रोसिस में मेन कारण रहता है। इसी तरह से अस्थि धातु जो रहता है उसमें अस्थि धातु की विकृति होती है। अस्थि व स्त्रोतस को दुष्ट करने के सारे हेतु जो लक्षण है वह होते हैं। तो अस्थि व स्त्रोतस की दुष्टि है, रक्त व स्त्रोतस की दुष्टि है, रक्त धातु अच्छे से नहीं जा पा रहे, रक्तगत आम है, रक्तगत विकृत मेद है, कोलेस्ट्रॉल है, उसके वजह से हो रहा है। मेद धातु के वजह से भी हो सकता है। जो मेदस्वी लोग रहते हैं, मोटे लोग रहते हैं, वह ब्लड सप्लाई जहां जहां एवियन में हो रहा है वहां ब्लॉक कर रहे हैं, विकृत मेद जाके रास्ता ब्लॉक कर रहे हैं और उसकी वजह से हो रहा है। तो विकृत मेद या मेदो व स्त्रोतस की दुष्टि भी इसमें कारणीभूत रहता है। इसी तरह से मज्जा धातु यह तो सबसे मेन रहता है, क्योंकि अस्थियों में मज्जा रहता है वो विकृत हो गया, स्नेहांश कम होने लगा, तो इसकी वजह से क्या होता है कि हड्डियां टूटने लगती हैं, कोलैप्स होने लगती है, क्रैक होने लगती है और सेल डेथ होने लगता है। और ये सारा कारण होता है मज्जा धातु के क्षय से। तो इसलिए अस्थि धातु को भी समझना है, रक्त धातु का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है, मेद धातु और मज्जा धातु। अस्थि, रक्त, मज्जा और मेद, ये चार धातु पे हमें कॉन्सेंट्रेट करके फिर चिकित्सा करेंगे तो हमें और अच्छे से फायदा हो जाएगा। अब इसमें देखते हैं कि वात बढ़ाने वाले क्या कारण होते हैं। तो दीवा स्वाप करना, वेगों को धारण करना, उसी तरह दीवा स्वाप करने से क्या होता है कफ दोष और आम दोष ज्यादा बढ़ता है और वो तीनों दोषों का प्रकोप करता है। रात्रि जागरण करना, मोबाइल और गैजेट्स का ज्यादा यूज करना, वेगों का धारण करना और काम शोक भय में रहना, काम शोक भयात वायु, फिर अध्वज गमन करना, बहुत ज्यादा चलना, विश्राम न करना, जो भी वायु के प्रकोपक कारण है वह सब इसमें कारण होते हैं। और कफ और विकृत मेद को बढ़ाने वाले जो रहते हैं, मोटापा, अष्टोनिंदती अध्याय में आप लोग देखेंगे कि बहुत सारे कारण बताए जो मोटापा लाते हैं, उसके वजह से भी यह अवेस्कुलर नेक्रोसिस होता है। उसी तरह से ब्लड टिश्यू, ब्लड सेल्स में क्या डैमेज हो रहा है, क्यों हो रहा है, वह भी एक कारण होता है। कभी कभी खाना पीना अच्छे से नहीं मिलता है, माल न्यूट्रिशन हो जाता है। हम लोगों ने अष्टोनिंदती अध्याय में पढ़ा है कि कृष लोग को, कृष भी निंदित है और अति मेदस्वी भी निंदित है। तो कृष लोगों में भी अवेस्कुलर नेक्रोसिस होता है और स्थूल लोगों में भी होता है। किसी ना किसी तरह से ब्लड सप्लाई रुक गया है। जो लोग संतर्पण जन्य व्याधि से ग्रसित होते हैं, बहुत ज्यादा खाना खाते हैं, जिनका शरीर में कफ और जो विकृत मेद है बहुत ज्यादा बढ़ गया है, और जो बहुत दोष वाले पेशेंट है, बहुत ज्यादा स्त्रोतोदुष्टि है, उन लोगों को ओवर न्यूट्रिशन मतलब संतर्पण जन्य यह भी अवेस्कुलर नेक्रोसिस के कारण हो सकते हैं। या फिर वायु ने अगर बहुत ज्यादा कुपित होके रुक्ष गुण और ये शीत गुण से स्तंभन वगैरह करके हड्डियों, क्योंकि अस्थि और वायु इसका आश्रयशील संबंध है। वायु विकृत हुआ तो अस्थियों को वो डैमेज करेगा, अस्थि और वायु ये आप लोग को पता है। तो इसीलिए रक्त और पित्त इनका आश्रयशील संबंध है। तो यहाँ वायु प्रकोपक आहार विहार करेंगे तो बोन को डैमेज करेगा, बोन का ब्रेकडाउन करेगा, बोन का कोलैप्स करेगा, यह एक कारण हो सकता है। कभी कभी क्या होता है कि इन्फेक्शन फैल जाता है बोन्स में, फिर मतलब अस्थि धातु में, मज्जा धातु में, फिर ये रक्त व स्त्रोतस में भी इन्फेक्शन होने लगता है, वहां स्त्रोतोरोध होने लगता है, आम संचिति बहुत ज्यादा होती है, बड़ी बड़ी बीमारियों की वजह से भी यह संप्राप्ति होने लगती है कि अवेस्कुलर नेक्रोसिस होता है। इसी तरह से वातरक्त होता है, गाउटी अर्थराइटिस जिसको बोलते हैं, पांडु रोग होता है, उसकी वजह से भी अवेस्कुलर नेक्रोसिस होता है। फिर रक्त, अस्थि और मज्जा का क्षय होता है, रक्त क्षय भी कारण हो सकता है, अस्थि क्षय भी कारण हो सकता है, मज्जा क्षय भी कारण हो सकता है। मैं पूरा एकदम अवेस्कुलर नेक्रोसिस को एकदम विस्तार से आप लोगों को बता रहा हूँ और सिंपली बता रहा हूँ कि आप लोगों को समझ आए। तो स्थौल्यता और मेदो रोग की वजह से भी अगर बहुत ज्यादा विकृत मेद जमा हो गया, फैट मेटाबॉलिज्म है वो विकृत होने लगा, उसके वजह से भी अवेस्कुलर नेक्रोसिस हो सकता है। अस्थि मज्जागत वायु अगर बहुत ज्यादा बढ़ गया, बोन में पेन होने लगा, बोन फीवर है, ऑस्टियोपोरोसिस होने लगा, ऑस्टियोपेनिया हो गया, उसके वजह से भी मतलब वायु वहां जाके और सारा विकृति कर रहा है।
अस्थि अस्थि और वायु का आश्रय से संबंध है। विकृत वायु बढ़ेगा तो अस्थि धातु को आश्रय, मतलब अगर एक खराब है तो वो जिसके घर में रहता है, जैसे कि मेरे घर में कोई रेंटर रहता है, भाड़ा देने वाला रहता है, अगर वो शराबी है तो वो मेरे घर को भी डैमेज करेगा। इसी तरह से आश्रय आश्रय संबंध जो है वायु और अस्थि का, वह जो वायु है वह अस्थि में रहता है और अस्थि है वो वायु के साथ ही सब काम करता है। सारे मूवमेंट्स है वो वायु की वजह से ही हो रहे हैं। तो अस्थि ने आश्रय दिया है वायु को, और ये बहुत शैतान बच्चा है। यह क्या करेगा कि अगर ऐसा शैतान बच्चे को मैंने रेंट पे दिया तो मेरे घर को डैमेज करेगा, मेरे कांच फोड़ेगा, फिर मेरे घर को तोड़ेगा, क्योंकि वो शैतान बच्चा है। एक वो भी बढ़ गया तो वो एक बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ सांड है, उस तरह से वो डैमेज करता है। तो यह जो वायु है यह बहुत डैमेज करता है। तो इसलिए अस्थि मज्जागत वायु आश्रय संबंध से अस्थि धातु को डैमेज करेगा, फिर पड़ोसी को भी डैमेज करेगा। तो अस्थि का पड़ोसी कौन है, तो मज्जा है, उसको भी डैमेज करेगा। इसलिए ऑस्टियोपोरोसिस होगा, ऑस्टियोपेनिया होगा। अग्नि मांद्यता जो रहती है वह भी मेन कारण होता है। उपस्तंभित वायु, साम वायु, यह जब जाएगा तो यह अच्छे से मतलब वहां पे ब्लड सर्कुलेशन नहीं होने देगा और वहां पेन बढ़ा देगा, शूल बढ़ा देगा। और जब आम पूरे शरीर में फैलेगा तो यह इसकी वजह से भी अवेस्कुलर नेक्रोसिस होगा। फिर कोई आघात जन्य संप्राप्ति हो उसकी वजह से भी अवेस्कुलर नेक्रोसिस होने लगता है। तो इसमें हम लोग को पहले तो ये देखना चाहिए कि अभिघात जन्य अवेस्कुलर नेक्रोसिस है या फिर बिना अभिघात के ये होता है, अवेस्कुलर नेक्रोसिस हो गया है। इसके हिसाब से हम लोग को चिकित्सा करना चाहिए। मतलब आवरण जन्य है या धातु क्षय जन्य है। आवरण जन्य है तो उसमें आवरण की चिकित्सा करेंगे। धातु क्षय जन्य अगर वात वृद्धि है तो धातु क्षय जन्य का हम लोग चिकित्सा करेंगे। धातु क्षय जन्य है तो उसमें क्या रहता है कि उसमें रुक्षता बढ़ जाती है, वो सूक्ष्म गुण लघु गुण इन सब से बढ़ जाता है, तो ज्वाइंट में कट कट आवाज आने लगती है, उसका जो बोन्स में धारणा शक्ति है वह कम होने लगता है। वात वृद्धि जन्य अस्थि धातु क्षय होता है, उसके वजह से भी ये सारे कंडीशन हो जाते हैं। जो लोग बहुत ज्यादा उपवास करते हैं, बहुत ज्यादा चोट लगती है, बहुत ज्यादा ऊपर से गिर जाते हैं, इंजुरी हो गया है, फ्रैक्चर हो गया है, फिर बहुत ज्यादा अति व्यायाम करते हैं, जिम में जाते हैं, बहुत ज्यादा लंघन कर रहे हैं, ये सबको वायु का प्रकोप होने से वात वृद्धि जन्य अस्थि धातु का क्षय होने लगता है। उसी तरह से कफ और मेद, अगर इसकी विकृति हो रही है और मेद धातु विकृत होके बढ़ रहा है शरीर में, मेद अच्छे से पचना चाहिए, वह फैट मेटाबॉलिज्म अगर गड़बड़ा गया है, मेद धातु अग्नि अगर विकृत है, केवल मेद को बढ़ा रही है और रस रक्त मांस इसको नहीं बढ़ा रही है, और यहाँ पर अस्थि अस्थि का तो अस्थि मज्जा शुक्र ये धातुओं को नहीं बढ़ा रही है। मेदस्वी लोगों में ये होता है कि मेद की अग्नि जागृत रहती है, जो खाते हैं वो मेद बन जाता है, विकृत मेद बन के एक्यूमुलेट होने लगता है, और रस रक्त मांस ये नहीं बनता है और अस्थि मज्जा शुक्र नहीं बनता है। इसके वजह से भी विकृत मेद और कफ की वजह से भी अवेस्कुलर नेक्रोसिस हो जाता है। तो चिकित्सा उसमें चेंज हो जाती है। तो मेदो रोग की हमें चिकित्सा करना पड़ता है, फिर आगे चिकित्सा करते हैं तो ठीक हो जाता है। इसी तरह से वात रक्त जन्य संप्राप्ति होती है, उसको हमें समझना चाहिए। मतलब मैं यही सारा चीज बता रहा हूँ, बार बार रिपीट हो रहा है। तो अब इसमें हमें क्या करना है कि अस्थि मज्जागत अगर बात रहता है तो बहुत ज्यादा पेन होने लगता है, स्ट्रेंथ कम होने लगता है, कंटिन्यू पेन रहता है, रात रात भर नींद नहीं आती है, निद्रा नाश होता है, अग्नि मांद्यता भी एक कारण होता है, आम बढ़ना, भग्न होना, फ्रैक्चर होना, ये सब होने लगता है। तो इसमें हमें क्या सबसे पहले चिकित्सा करनी है, तो कोई भी एवियन का पेशेंट है हमें सबसे पहले आम का पचन करना है, अग्नि का प्रदीपन करना है। तो हम लोग दीपन पाचन के लिए जो भी दवाइयां देते हैं, आम पाचन वटी दीजिए, अग्नि कुमार रस दीजिए, अग्नि तुंडी वटी दीजिए, चित्रकादि वटी दीजिए, लशुनादि वटी दीजिए, फिर मतलब दीपन और पाचन करना है। अजमुदादि चूर्ण, दाढ़ी मास्टक चूर्ण, फिर त्रिकटु चूर्ण, पंचकोल चूर्ण, दीपन और पाचन, आम का पचन होना चाहिए और अग्नि का दीपन होना चाहिए। इसी तरह से अगर ये पेशेंट मेदस्वी है, मोटा है, तो उसमें रुक्षण चिकित्सा करना पड़ता है। तो लेखनीय गण का काढ़ा दीजिए, उद्वर्तन कराइए, मतलब वहां पे रुक्षण चिकित्सा करना पड़ता है, क्योंकि हमें विकृत मेद को हटाना है, यह रुक्षण चिकित्सा करना पड़ता है। फिर उसके बाद में सब मेद हट गया, दीपन पाचन हो गया, तब आता है पंचकर्म। तो पंचकर्म में स्नेहन कराना पड़ता है। तो आप अभ्यंतर स्नेहपान कराइए, अभ्यंग कराइए, घी से, तेल से, मज्जा से, वसा से,
ये जो रहते हैं इनसे स्नेहन होना चाहिए। अभ्यंतर तक रहे, बाह्य कराइए, नस से दीजिए, ये पंचकर्मा का है। इसी तरह से विरेचन कराना पड़ता है। विरेचन किसमें, तो वातरक्त जन्य संप्राप्ति है, कुष्ठ जन्य संप्राप्ति है, विद्रधि जैसी संप्राप्ति है, तो हमें विरेचन कराना पड़ता है। बस्ती कब कराना पड़ता है, जब ये सारा स्रोत खुल गए हैं तब, या फिर शुरुआत में भी आम का पचन करके आप अनुवासन बस्ती, मात्रा बस्ती, इसमें क्षीरबला तेल, धन्वंतर तेल, तिक्तक क्षीर बस्ती, बस्ती का बहुत ज्यादा रोल रहता है, जो वहां पे ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा कर देता है, स्त्रोतोरोजन संप्राप्ति को ठीक कर देता है और स्नेहन करता है। इसलिए बस्ती चिकित्सा सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा है। इसी से नाड़ी स्वेद दे सकते हैं, संकर स्वेद, कुटी स्वेद, करशु स्वेद, स्वेदन चिकित्सा है वो बहुत अच्छा काम करता है। पिच्चू लगाना, जो कॉटन स्वैब है उसको डीप कर ऐसे तेल या घी में करके और वहां पे रख देना है। या फिर कटी सॉरी कटी स्नेह जो रहता है, कटी बस्ती, सॉरी कटी बस्ती कराएं, वो बहुत अच्छा फायदा करता है। स्थानिक बस्ती कराएं, पेशेंट को लिटा दें और जहां अवेस्कुलर नेक्रोसिस है वहां पे उस एरिया में अगर बस्ती टाइप करा दिया जाए, जैसे कट्टी बस्ती करते हैं, जानो बस्ती करते हैं, उससे बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से धारा कराते हैं, मुरीवेणा तेल, कुट्टम चुक्की आदि तेल, बहुत सारे तेल रहते हैं, महाविषगर्भ तेल, इन सब का धारा करें, बहुत अच्छा फायदा होता है। उद्वर्तन करें तो कफ और आम को निकालता है, मेद को निकालता है, उससे बहुत अच्छा फायदा होता है। स्नेह धारा करें, पत्र पिंड स्वेद करें, शालिषष्टिक पिंड स्वेद करें, लेप करें, उपनाह करें। और इसमें हमें क्या करना है कि स्त्रोतसों को खोलना है, अस्थि व स्त्रोतस को खोलना है, रक्त व स्त्रोतस को शुद्ध करना है, विकृत मेद उसको हटाना है, मेद व स्त्रोतस को ठीक करना है, अस्थि व स्त्रोतस को अच्छा करना है, मज्जा व स्त्रोतस को अच्छा करना है। ये हमारा चिकित्सा रहता है। और हम लोग क्या करते हैं कि चिकित्सा करना है तो वात शमक चिकित्सा, अस्थि मज्जागत वायु को ठीक करना है, वात व्याधि को ठीक करना है, या फिर वात रक्त को ठीक करना है, पांडु रोग अगर है उसको ठीक करना है, अगर भग्न है तो भग्न की चिकित्सा करना है। ये सब हम लोग करते हैं। तो इसके लिए हम लोग बृहन चिकित्सा करेंगे, बल्य चिकित्सा करेंगे, रसायन देंगे, रक्त प्रसादन के लिए ताप्य दिलो, नवायस लो, चंद्रकला रस, नित्यानंद रस, ये सब देंगे। बृहन के लिए हम लोग अश्वगंधा लेहम, फिर उसके बाद में अश्वगंधा लेहम, स्वर्ण मालिनी वसंत देंगे, फिर उसके बाद में कुष्मांड रसायनम, विदार्यदि रसायनम, बहुत सारे बृहन करने वाले द्रव्य बल्य दवाएं दे सकते हैं। कषाय रस का प्रयोग करते हैं तो कषाय रस जो रहता है वह जोड़ता है, तो इसलिए संधान्य गण के द्रव्य आभा गुगुल, लाक्षादि गुगुल, ये सब देते हैं। अर्जुन का शीरपाक देते हैं। जो भी कषाय रसात्मक द्रव्य है वह क्या करता है कि अवेस्कुलर नेक्रोसिस में जब ऑस्टियोपोरोसिस संधि मतलब क्षयात्मक संप्राप्ति तो स्नेहन करते हुए कषाय रस का प्रयोग करेंगे तो जल्दी जोड़ता है। इसी में हम लोग दशमूल कषाय का प्रयोग कर सकते हैं, महामंदिष्टादि कषाय का प्रयोग कर सकते हैं, गुगुल तिक्तक कषायम का प्रयोग कर सकते हैं, अष्टवर्ग कषायम का प्रयोग कर सकते हैं, महायुगराज गुगुल का प्रयोग कर सकते हैं, कैशोर गुगुल का, पंचतिक्तघृत गुगुल, लाक्षा गुगुल, अमृतादि गुगुल, एकेटी जो है अमृता गुगुल, कैशो गुगुल, त्रिफला गुगुल, इसका प्रयोग कर सकते हैं। गुगुल तिक्तक घृतम का प्रयोग कर सकते हैं, महातिक्तक घृतम का प्रयोग कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे दवाइयां हैं जो हम लोग करते हैं प्रयोग और हमारे पेशेंट जो हैं वह 100% ठीक हो जाते हैं। अभी मैं कंटिन्यू 50 मिनट बोल रहा हूँ, दवाइयाँ बहुत सारी हैं लेकिन बेसिक प्रिंसिपल यही है जो मैंने आप लोगों को बताने का कोशिश किया। आप लोग अभी जो भी आप लोगों के प्रश्न है वो लिखिए, क्योंकि 10 मिनट रह गया है, मुझे अभी सेशन बंद करना है। मैंने अपनी तरफ से पूरा कोशिश किया, पूरी ताकत लगा दी कि एवीएन को आप लोगों को अच्छे से समझा सकूं। अगर आप लोग समझ गए हैं तो बहुत बढ़िया, आप लोग को मतलब आपके प्रैक्टिस और ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट समझ गया तो सब कुछ समझ गया। आप दवाइयाँ कितना भी कोई भी यूज़ करिए। डॉक्टर बलविंदर सिंह जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर नितिन जी बोल रहे हैं कि सर तिक्तक क्षीर बस्ती रात को दे सकते हैं क्या, बस्ती का अब्सॉर्प्शन बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं? आप रात को दीजिए, लेकिन नितिन जी आप पहले आम पाचन वटी दीजिए। अगर आम का पचन नहीं हुआ, आप कितना भी बस्ती अच्छा से बढ़िया डालिए, वो बस्ती प्रत्याग बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं करती है, बॉडी एसिमुलेट एब्सॉर्प्शन नहीं करती है। इसलिए पहले आम का पाचन करिए तभी आप दीजिए। ये तिक्तक क्षीर बस्ती खुद भी पाचक है, क्योंकि तिक्त रस, लेकिन इंटरनली भी हमें दीपन पाचन करना है। आमावस्था है ना, तो आप वैतरण बस्ती दे के पहले, फिर मतलब शोधन बस्ती दे के फिर तिक्तक क्षीर बस्ती दीजिए, तब ज्यादा फायदा होगा। डॉक्टर विष्णुप्रिया जी बोल रहे हैं कि कैन वी गिव महामंदिष्टादि तिक्त क्षीर बस्ती, 100% यू कैन गिव। डॉक्टर संदीप वर्मा जी बोल रहे हैं यू आर ग्रेट, थैंक्स फॉर शेयरिंग सच ए ग्रेट नॉलेज, थैंक यू। डॉक्टर विष्णुप्रिया जी का है प्रश्न कि इन कोविड वन पेशेंट यूज मोर ऑफ स्टेरॉइड, शी इज नाउ एवियन, आई हैव दैट पेशेंट। यही मैंने बताया ना कि स्टेरॉइड का ओवर यूज यह भी एक कारण होता है एवियन का। स्टेरॉइड जो है ना वो क्या करता है, इम्यूनो सप्रेसेंट रहता है, ब्लड सप्लाई होने नहीं देता वहां पे, तो इसलिए
सेल्स डेथ होना शुरू हो जाता है ब्लड सप्लाई रोकने की वजह से, यह भी एक कारण होता है। डॉक्टर पूर्वेश जी बोल रहे हैं मकवाना जी कि बृहण बल्य रसायन रक्त प्रसाधन ड्रग यूजफुल, कषाय युक्त द्रव्य ऑल्सो यूजफुल, ओरली स्नेहन विरेचन बस्ती ऑल्सो, लोकल बस्ती उपना स्वेद ऑल्सो दोष इन्वॉल्वमेंट, दोष इन्वॉल्वमेंट। आपका बात सही है, इस तरह से ही चिकित्सा रहती है, बहुत बढ़िया काम होता है। डॉक्टर धर्म गंगवार जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर मोनिका जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर हरकिरण सिंह जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सौम्या गुप्ता जी बोल रही हैं कि सर ऑर्गन स्पेसिफिक ड्रग के ऊपर भी लेक्चर लीजिए। जी मैं जरूर लूंगा। डॉक्टर वंदना पाठक जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर कंचन जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर रूपाली जी थैंक यू। डॉक्टर सपना जी थैंक यू। आप जोशी सर की सीनियर हैं सपना जी, मुझे उन्होंने बताया था, थैंक यू आपका। डॉक्टर श्रेया जी बोल रही हैं कि ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा फॉर एवियन। मैं यही बता रहा हूँ श्रेया जी, मेरा पूरा लेक्चर फिर से सुनिए, मैंने यही बताया। डॉक्टर अरुण यादव जी नमस्ते प्रणाम आपको। आयुष दर्पण टीम की तरफ से लिंक दिया गया है, जो लोग डिजिटल कुटुंब ऐप से जुड़ना चाहते हैं वहां से जुड़ जाइए, नहीं तो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो लिंक को ये करिए और यहाँ आज का व्याख्यान फिर से आप सुन सकते हैं। डॉक्टर पंकज तिवारी जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर कृष्णा पहल जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर तेजस मोदी जी बोल रहे हैं कि सर नेक्रोस्पर्मिया नेक्रोजू नेक्रोजुस्पर्मिया में शुक्र मेडिसिन दे या बाजीकरण में, यहाँ पर सर शुक्र शोधन करने वाली दवाइयाँ दीजिए। पहले शुक्र स्त्रोत की शुद्धि होना बहुत जरूरी है, तो शुक्र शोधन गण बताएं, महाकषाय बताएं, वह देके फिर शुक्र रास्ता पहले ब्लॉक है उसको ठीक करिए, तभी शुक्र अच्छा से वृक्ष दवाइयाँ काम करेगी। और बस्ती देना है तो बस्त्यांड बस्ती दे दीजिए, मतलब क्या करना है कि हमें बकरे का जो अंडकोश होता है उसको पका के घी में सिद्ध करके उसका बस्ती दे सकते हैं। या फिर वृक्ष योग जो है उसमें जो अश्वगंधा है, विदारी है, मुसली है, बहुत सारे शुंठी है, जो वृक्ष दवाइयाँ है उसका दूध में शीरपा करके उसका बस्ती दे दें तो फिर बहुत अच्छा बढ़िया काम करता है। डॉक्टर प्रियदर्शनी जी नमस्ते प्रणाम आपको। प्रियदर्शनी जी तो बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी डॉक्टर हैं, आप अच्छा प्रैक्टिस करिए, आपको कोई भी डिफिकल्टी है तो कृपया पूछिएगा। डॉक्टर महेंद्र नेगी जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर प्रियदर्शनी जी बोल रही हैं कि पोस्ट कोविड भी एवियन के पेशेंट बहुत दिख रहे हैं, इसमें वात रक्त संप्राप्ति का विचार करेंगे। आप करिए ना, आपको वात रक्त दिख रहा है कि आम वात दिख रहा है कि अस्थिगत विद्रधि दिख रहा है कि अस्थि मज्जागत कुष्ठ दिख रहा है, अस्थि मज्जागत ज्वर का मैनिफेस्टेशन उपद्रव दिख रहा है, आपको जो दिख रहा है उस हिसाब से डायग्नोस करिए। वो संप्राप्ति कैसे बनी, वो आपको शयात्मक संप्राप्ति है, बोन टीबी हुआ है क्या, अस्थि क्षय हुआ है क्या, ये इस हिसाब से आप देखेंगे ना तो आपका चिकित्सा करना बहुत अच्छा फायदा हो जाएगा। डॉक्टर नितिन जी बोल रहे हैं सूजन और पेन में क्या दें। सूजन और पेन है ना तो इसमें आप त्रयोदशांग गुगुल दीजिए, महायोगराज गुगुल, लाक्षा गुगुल, आभा गुगुल कल्प देंगे ना बहुत बढ़िया काम करेगा। अगर आप रस कल्प देना चाहते हैं तो वात गजांकुश रस, समीर गज केसरी रस, महावात विध्वंसक रस, एकांग वीर रस, रसराज रस, बृहत्वाद चिंतामणि, त्रैलोक्य चिंतामणि, सिद्ध स्वर्ण मकर ध्वज, ये सब जो दवाइयां हैं ना बहुत बढ़िया काम करती है, सूजन और पेन को कम कर देती है। मैंने तो थोड़ी ही बताई, अगर आप ढूंढेंगे तो आयुर्वेद तो पूरा ज्ञान का सागर है, बहुत सारे दवाइयां मिल जाएंगी आपको। डॉक्टर गौरव खुराना जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर वैशाली जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर जितेंद्र वर्मा जी थैंक यू। डॉक्टर शिव द्विवेदी जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर प्रशांत भट्ट जी बोल रहे हैं एवियन में कितने माह तक इलाज करना है। अब देखिए सर, एवियन में मेरे को 3 महीना किसी को लगा, किसी को 1.5 साल लगा। कितना सीवियर है और कितना पेशेंट परहेज पालता है और पेशेंट का एज क्या है, उस हिसाब से चिकित्सा जल्दी फायदा करेगा या नुकसान करेगा। अगर मैं चिकित्सा दे रहा हूँ और पेशेंट रात्रि जागरण कर रहा है, अति मैथुन कर रहा है, तो उसको तो 1.5 साल लग जाएगा। अगर पेशेंट पूरा परहेज पाल रहा है, स्मोकिंग नहीं कर रहा, अल्कोहल नहीं पी रहा, स्टेरॉइड्स नहीं खा रहा, ब्लड थिनर नहीं खा रहा, तो वो जल्दी ठीक हुआ। और वो सब करके फिर ले रहा है तो 1.5 साल तक तो लग जाता है या उससे भी ज़्यादा लग सकता है। हमें फिर ये समझना चाहिए कि पेशेंट कितना मतलब हेतु सेवन किया है, उस हिसाब से हमें अंदाज मिल जाता है। डॉक्टर सोनाली जी बोल रही हैं कि टिल विच ग्रेड वी कैन क्योर एवियन। टिल लास्ट स्टेज 4th स्टेज तक एवियन को ठीक कर सकते हैं, लेकिन टाइम मैंने जैसे कि बताया भट्ट जी को 3 महीना से 1.5 साल लग जाता है। डॉक्टर कृष्णा नायक जी बोल रहे हैं रोल ऑफ वरुणादि कषाय में एवियन, वहां पे क्लेद को निकाल देता है, क्लेद निकल जाएगा, ब्लड सप्लाई अच्छे से होने लगा, शिथिलता कम हो जाएगी, तो वरुणादि कषायम का प्रयोग एवियन में अच्छा हो जाता है। वहां क्लेद को निकालना बहुत जरूरी है। वरुणादि कषायम है वो मूत्रल है, क्लेद को निकालता है, अग्नि फिर रास्ता स्त्रोतोरजन संप्राप्ति को भंग करता है। डॉक्टर दर्शन कुमार जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर वैशाली जी बोल रहे हैं कि
दीपन पाचन पित्तज अवस्था में क्या दें? तो पित्तज अवस्था में प्रवाल पिष्टी है, वो दीपन पाचन कार्य करता है। जो सुधा कल्प है, शंख भस्म है, कामदूधा है, सुचेकर रस है, वो दीपन। फिर दीपन पाचन है और आम है, साम पित्त है, तो उसमें आप ये जो है रस पाचक, रक्त पाचक, मांस पाचक, मेदो पाचक, अस्थि मज्जा पाचक, तिक्त रसात्मक द्रव्य अगर देंगे तो ये पटोल, इंद्र, कुटकी, ये सारे तिक्त रसात्मक द्रव्य है, मुस्ता है, ये सब बहुत बढ़िया काम करता है। या आप ये करिए कि ये जो शीरपाक है, जो पंचतिक्त घृत, पंचतिक्त घृत दें, वो भी बहुत अच्छा पाचन करता है। और पंचतिक्त का काढ़ा बना के दें, वह बहुत अच्छा काम करता है। या तिक्तक क्षीरवस्ती में पटोल है, पटोल है, यष्टि मधु है, किरातिक्त है, गुड़ूची है, इसका शीर पाक दें तो वो दीपन पाचन पित्तज अवस्था में बहुत बढ़िया करता है। आम का पचन करेगा, अग्नि को प्रदीप्त करेगा, पित्त का भी शमन करेगा। डॉक्टर उपेंद्र सिंह जी ये बोल रहे हैं आप बेसिक क्लियर कर दे दो, थैंक यू थैंक यू। डॉक्टर शुभम पवार जी थैंक यू। डॉक्टर प्रशांत भट्ट जी थैंक यू। आप लोग भारत के श्रेष्ठ चिकित्सक हैं, इसलिए तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। मुकेश मिश्रा जी बोले इफ एवियन पेशेंट ऑपरेटेड इन सच पेशेंट व्हाट टाइप ऑफ ट्रीटमेंट वी शुड प्लान। अब अगर वो ऑपरेशन भी हो गया है तो उन्होंने केवल वहां पे ऊपर से छिल दिया है, ऊपर का डेड सेल फिर से जोड़ दिया, लेकिन संप्राप्ति वही हो रही है। हमें उनमें भी यही सब चिकित्सा देना है। तिक्तक क्षीर बस्ती दीजिए, फिर धन्वंतर तेल का बस्ती दीजिए, फिर सहचरादि तेल का बस्ती दीजिए, घृत पान करें, गुगुल तिक्त घृतम, महातिक्त घृतम, नरसिंह रसायन, ये सब जब देंगे ना, स्नेहन होना बहुत जरूरी है, संप्राप्ति वही है, तो इसलिए बहुत अच्छा फायदा होगा। अगर आप एक बार ऑपरेशन कर दिया तो पेशेंट ठीक नहीं होता है। अगर जैसे कि नाली गंदा है तो आपने किनारे पे साफ कर दिया तो नीचे पीछे से तो गंदगी आ ही रही है, वो फिर से नाली को गंदा करेगी। इसी तरह से स्त्रोतस अगर दुष्ट है और केवल ऊपर से सर्जरी कर दिया आपने, वहां के मतलब जो डेड सेल निकाल दिया, फिर से वो संप्राप्ति होकर फिर से वही होगा। इसलिए हमें अभी आप लोगों ने देखा होगा जिनका हार्ट ब्लॉकेज रहता है, एंजियोप्लास्टी करते हैं, एंजियोप्लास्टी करके स्टेंट बैठा देते हैं, उनको फिर से अटैक आता है, वो आर्टेरियोस्क्लेरोसिस फिर होता है, इसलिए वो लोग ब्लड थिनर देते हैं। ब्लड थिनर से तो वो ठीक होता है, लेकिन ना उसका साइड इफेक्ट होने लगता है, कहीं पर भी यूजिंग होने लगता है, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होते हैं। अगर वो ब्लड थिनर नहीं दे तो गंदा जो है रक्तवस स्त्रोतस, उससे फिर से वो ब्लॉकेज होके आर्टेरियोस्क्लेरोसिस होके फिर से आर्टेरियल ब्लॉक, कोरोनरी आर्टरीज ब्लॉक होके फिर से वही संप्राप्ति होगी। इसीलिए हम लोग शोधन कराते हैं, पाचन कराते हैं, दोषों का सारा, आम का पाचन, इसलिए रक्त पाचक, रस पाचक, ऐसे जो दवाइयां हैं, दीपन पाचन, ये देना बहुत जरूरी होता है सर। तो ऐसा सोचेंगे करेंगे तभी हमको रिजल्ट आएगा। डॉक्टर उपेंद्र सिंह जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर जितेंद्र वर्मा जी बोले हैं कैन ऑल्सो वी डू कपिंग थेरेपी इन एवियन टू एनहांस द सर्कुलेशन। जी जरूर, आपका बात सही है। डॉक्टर राजीव त्यागी जी बोल रहे हैं व्हाट शुड बी यूज फॉर ब्लड थिनर एवियन। ब्लड थिनर के लिए आयुर्वेद में रस पाचक है, रक्त पाचक है, ये आयुर्वेद का श्रेष्ठ ब्लड थिनर, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसका प्रयोग करिए, बहुत बढ़िया काम होता है। डॉक्टर संजय शर्मा जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर विभा शर्मा जी थैंक यू। डॉक्टर कुसुम पांडे जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर सोनिया जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर अंकिता शर्मा जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर गीता जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर शिवम आयुर्वेद जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर कृष्णा नायक जी ये बोल रहे हैं मुस्तादी यापना बस्ती, यापन कार्य मतलब वहां पे रस धातु पे काम होता है। यापना बस्ती में जितने भी द्रव्य हैं वह क्या करते हैं, ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करते हैं, रीजनरेशन करते हैं। जो डीजनरेटिव चेंजेस आ गए हैं, जो एलोपैथी बोलता है इरिवर्सिबल सेल इंजरी हो गया है, इरिवर्सिबल, तो हम लोग रिवर्स करते हैं और उसको पूरे अच्छे से स्नेहन करते हैं। मुस्ताद यापन बस्ती जो है वह क्या करता है कि जहां पर भी डैमेज हुआ है, मतलब स्टेम सेल थेरेपी उतना अच्छा काम नहीं करेगा रीजनरेशन के लिए, उससे ज्यादा 100 गुना अच्छा मुस्तादी यापन बस्ती का करता है। स्थिरादी यापना बस्ती, बलादी यापना बस्ती, यापना बस्ती का प्रयोग हम लोग करते हैं जहां पर भी ऑर्गन डैमेज हो गया है, टिश्यूज डैमेज हो गए हैं, स्त्रोत सूख गए हैं, क्षय हो गया है बहुत ज्यादा, आवरण जन्य संप्राप्ति, सभी को मुस्तादी, मुस्तादी यापन बस्ती में देखिए मदन फल भी डाला है, वो जाता है, मतलब प्रैक्टिकली मैं बताऊं, बस्ती जब देते हैं मुस्तादी यापन बस्ती जाता है, स्नेहन करता है, रिपेयर करता है, और मदन फल है तो वो सारे कचरा को खींच के निकालता है। जैसे वमन में हम लोग दोषों को निकालते हैं, तो इसमें मदन फल डाला गया है मुस्तादी अपन बस्ती में, आप देखिएगा मदन फल सारे स्त्रोतों से कचरा निकाल के लाता है। तो ये शुद्धि भी कर रहा है, ब्रीहण भी कर रहा है, रसायन का भी कार्य कर रहा है, प्रीणन कार्य भी कर रहा है, और संधियों को बचा रहा है। एलोपैथी बोलता है कि संधिया डैमेज तो डैमेज, परमानेंट डैमेज हो रही है ज्वाइंट्स, और उसके लिए सर्जरी करके वो लोग रोबोट जैसा बना देते हैं, लेकिन वो पेशेंट ठीक नहीं होते हैं। इसलिए हमें मुस्तादी अपन बस्ती पे बहुत अच्छा रिजल्ट आता है।
डॉक्टर राजीव त्यागी जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर मुकेश मिश्रा जी बोल रहे हैं कि जलोका स्राव यदि इज गुड, इसमें दोनों काम रहता है। आप इसमें देखिए आपके पेशेंट का पित्त क्या, मतलब कौन सा वहां पे सुटेबल है। आपको सिरावेद करना है सिरावेद करिए, जलौका करना है जलौका, दोनों चीज सही है। डॉक्टर सुनील जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर वर्षा पटेल जी बोल रहे हैं ब्लड थिनर के साथ साथ रस पाचक रक्त पाचक देना चाहिए या ब्लड थिनर को बंद करवा देना चाहिए। देखिए एलोपैथी की कोई भी दवाइयां तुरंत नहीं बंद कराना चाहिए। तुरंत बंद कराएंगे तो साइड इफेक्ट होते हैं, विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं। तो इसलिए धीरे धीरे टेपरिंग डोज में हमें बंद कराना है। पहले आम का पचन होना चाहिए, फिर रस पाचक रक्त पाचक दीजिए। पेशेंट का शोधन कराना चाहिए, मतलब पूरा जब शुद्धि हो जाएगा ना, स्नेहन स्वेदन करके जब शुद्धि हो जाएगा तब धीरे धीरे ब्लड थिनर बंद करके रस पाचक रक्त पाचक पे रखना है। और रस पाचक रक्त पाचक में जो द्रव्य है वो रुक्षता पैदा करते हैं, इसलिए थोड़ा सा स्नेह पान कराना बहुत जरूरी रहता है कि उससे रुक्षता ना हो जाए। मतलब मैं जो बता रहा हूँ ना वो मैं प्रैक्टिकल चीजें बता रहा हूँ, आप लोग को जरूर ये काम आएगा। और दूसरा क्या है कि नस्य का भी इसमें बहुत ज्यादा रोल रहता है, क्योंकि क्या होता है नासिका भी जो है वो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग है। वो यहाँ से नस्य देते हैं तो पूरा अस्थि वस्त्रोदस को पोषण कर देता है। डॉक्टर नीलम जी बोल रहे हैं ऑस्टोपेनिया में क्या दें, इसमें भी वात शामक चिकित्साएं दें नीलम जी। इसमें आप तिक्तक क्षीर बस्ती दे सकते हैं, इसमें आप धानवंतर तेल का बस्ती, क्षीर वाला तेल का बस्ती, 101 आवर्ती वाला जो मैं तेल बताता हूँ उसका बस्ती दे सकते हैं, बहुत बढ़िया काम करता है। ऑस्टोपेनिया क्या चीज़ है, हम लोग वायु की चिकित्सा कर रहे हैं। अगर बेसिक चीज समझ गया ना, आप आयुर्वेद के 1.5 लाख दवाइयां हैं अवस्कुलर नेक्रोसिस की, आप कुछ भी दीजिए, आपका चिकित्सा थोड़ा गलत है। बेसिक चीज समझना चाहिए, तो फिर हम लोग जीत जाते हैं। देखिए मैंने फ्री इंटरेक्टिव सेशन का आईडी लिख दिया है, पासवर्ड लिखता हूँ, फ्री इंटरेक्टिव सेशन है, सभी के लिए फ्री है। आप लोगों को कोई और प्रॉब्लम मतलब डिफिकल्टी आ रही है तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर भी दिया है। मंजू जी बोल रही हैं कि सर टुडे अटेंडेड फर्स्ट लेक्चर, रियली ग्रेट, ब्रीफली एक्सप्लेन। थैंक यू मंजू जी, थैंक यू। आप मुझे ऐसे आशीर्वाद देते रहिए, हम आगे और बढ़ेंगे, आपका प्रैक्टिस भी आगे बढ़ेगा, मेरा भी बढ़ेगा। हमें ना असली में आयुर्वेद में ऐसे खोल के पूरा जो ज्ञान है कोई बताता नहीं है, सिखाता नहीं है। और जो लोग प्रैक्टिशनर है वो छुपा के रखते हैं, उनको डर लगता है कि हमारा फॉर्मूला जो है वो कोई सीख गया तो वो आगे बढ़ जाएगा। मैं ऐसा नहीं सोचता, मैं चाहता हूँ आप सब आगे बढ़िए, मैं भी बढ़ूंगा आप भी बढ़ेंगे। मेरा जो ज्ञान है वो थोड़ी ना आप लोग छीन सकते हैं, मैं तो खुद ही देने के लिए आया हूँ। मेरा पास मेरे पेशेंट आते ही रहेंगे, जिनको मेरे पे भरोसा है मेरे पास आते रहेंगे, और आप लोग तरक्की करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। डॉक्टर विजय पाल जी नमस्ते प्रणाम आपको, आप लोग भारत के श्रेष्ठ चिकित्सक हैं। वर्षा पटेल जी, मैं सभी का लाइक भी कर रहा हूँ, आप लोग के जो कमेंट्स है ना वो बहुत अच्छा हमें प्रोत्साहन देते हैं। डॉक्टर ये नीलम जी बोल रहे हैं MASTS कर सकते हैं, ये क्या है मुझे समझ नहीं आ रहा है। MA मास कर सकते हैं, मुझे आपका लैंग्वेज नहीं समझ आ रहा है, आप प्लीज इंटरेक्टिव सेशन में बताइएगा आपने क्या लिखा है नीलम जी। तो मैं अभी का सेशन बंद करता हूँ, प्रणाम सभी लोगों को, धन्यवाद। अब हम कल कुछ ऐसे ही नए टॉपिक पे आएंगे। हाँ नस्य, नीलम जी बोल रही हैं कि नस्य कर सकते हैं। हाँ हम अगर यहाँ पर अगर हो गया है अवैस्कुलर नेक्रोसिस, सर्वाइकल रीजन में हो गया है या शोल्डर में हो गया है, तो नस्य का तो बहुत जो रास्ता पास में है, नस्य कर्ण पूर्ण, उससे अच्छा फायदा होता है। अगर हिप जॉइंट का है तो नस्य करेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, 2-3 महीने लगेगा, नाक से भी डाल सकते हैं। नस्य तो करना है, मतलब वहां से स्नेहन हो के धीरे धीरे जाके और वर्टिब्रास को भी स्नेहन करते 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 वहां कर देगा। सारी चिकित्साएं सही है, बस आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए। ठीक है। डॉक्टर नितिन बंसल जी नमस्ते प्रणाम आपको। मैं अभी अभी का लेक्चर बंद करता हूँ, आप लोग जूम मीटिंग में आइए, फिर हम लोग चर्चा करेंगे। प्रणाम सभी लोगों को, थैंक यू।